थैंक यू। अशोक आ रहे हैं। आप कुछ सवाल कर। हाँ सर, मैंने छोटे में कहा, लेकिन अगर आई डोंट नो, अगर आपको जो आप पूछना चाह रहे थे, वो जानना चाह रहे थे, वो आपको बहुत अच्छा लगा सूर्या जी। सुनील जी मैं स्पष्ट हुआ। चाहता हूं कि आप 3 नाटकों के बारे में बोलें। एक तो डाकघर में जो आपने बड़ा अच्छा प्रयोग किया था, जिसमें 3 मुझे नाटकों के लिखने का भी मौका मिला था, और उसमें आपने एक जी नया जी डायमेंशन था टैगोर के इस नाटक को। जी। दूसरा मैं चाहता हूं कि आप स्टोरीज इन सॉन्ग के बारे में बताइए, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल नया थिएटर एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। उसमें भी मैंने एक पीस लिखा था। जी तीसरा पठान के बारे में बताइए कि पठान को आपने क्यों रिवाइव किया। पठान नहीं, दीवार दीवार जैसे नाटक को आपने क्यों रिवाइव किया। जी। ओके, ये 3 नाटकों के बारे में मतलब मैं बहुत छोटे में बताऊंगा, ताकि तो डाकघर, तो आप पूछ रहे थे कि हम किस तरह से चलाते हैं। तो कुछ नाटक कमीशन प्लेस भी होते हैं, और मैं काफी ओपन रहता हूँ। मतलब कोई आके कहें कि भाई हमारे लिए नाटक आप बनाइए टाइप, ये एक कमीशन होता है। तो फिर प्रोडक्शन के पैसे वो लोग देते हैं, पूरा देते हैं या आधा देते हैं, जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से हमें थोड़ी सी आसानी होती है प्रोडक्शन करने की। तो कलकत्ता की संस्था थी, उन्होंने वो हर साल टैगोर का फेस्टिवल करते हैं, और उन्होंने कहा कि एक टैगोर का नाटक हमारे लिए आप कीजिए। तो अभी टैगोर का जो लिटरेरी वर्क, बॉडी ऑफ वर्क ह्यूज है। तो आप कहाँ से, मतलब कहाँ से शुरुआत करें। तो मैं जब स्कूल में था, तो एक फ्रेंच औरत आई थी, और उन्होंने हमारे साथ कुछ पिक्यूलियर डाकघर, जो टैगोर का नाटक है, वो करने की कोशिश की थी। कुछ अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट था। क्यों नहीं मैं डाकघर करता हूँ, चलो मुझे याद है डाकघर करते हैं। लेकिन जब मैंने नाटक डाकघर दोबारा पढ़ा, तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये इस नाटक में इतना मतलब पुराने क्या होता है, आसान नहीं है, धीरे धीरे ही बिगिंस टू ग्रो ऑन यू। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि डेप्थ एक्चुअली क्या है। तो शुरुआत में आप रिजेक्ट कर देते हो, बेवकूफ की तरह आप रिजेक्ट करते हो, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो मास्टर है। तो मैंने पहले कहा कि यार ये क्या करूंगा मैं डाकघर के बारे में। तो मैंने डाकघर के बारे में फिर पढ़ना शुरू किया कि भाई किस तरह के प्रोडक्शंस हुए हैं, क्या हुआ यार। जितने कलकत्ता बंगाल की बड़ी बड़ी हस्तियां, सबने डाकघर किया, तो तुम क्या करोगे भैया, ये सवाल था। तो मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है। तो पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे पोलैंड में एक घटना के बारे में पढ़ने को मिला, एक ट्रू घटना। पोलैंड में 1942 में एक पोलिश पीडियाट्रिशियन थे, डॉक्टर थे, जिनकी फिलॉसफी थी कि बच्चों को समाज में अहमियत दी जानी चाहिए। बच्चे आपके फ्यूचर है, तो उनकी अहमियत होनी चाहिए। और उस समय पोलिश समाज में बच्चों को इतनी अहमियत दी नहीं जाती थी। अपर क्लासेस में बच्चों को दूर रखते थे, और लोअर क्लासेस में अब्यूज करते थे। तो बच्चों के, तो उन्होंने जूइश बच्चों, वो जूइश थे, जूइश जो अनाथ बच्चे थे, उनके लिए एक ऑर्फनेज खोला था। और जब नाजीज ने इन्वेड किया पोलैंड, फर्स्ट पोलैंड को इन्वेड किया नाजीज ने, तो सारे जूस को, आप जानते हैं कि नाजीज एंटी जू थे, तो सारे जूस को जमा करके उन्होंने घेटो में डाला। तो वॉर्सो का घेटो जो था, एक इलाका था, उसको पूरा उसके इर्द गिर्द दीवार बना दिया, और वहां पे उनको बंद करके रखा। और डॉक्टर कॉर्चैक इनका नाम था, यानुश कॉर्चैक, और उनके जो अनाथ बच्चे थे 20, 25, 30 बच्चों को भी उस घेटो में बंदी बना दिया गया। अब ये बच्चे बहुत ब्राइट बच्चे थे, कॉर्चैक के साथ रह के उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिला था, लेकिन घेटो में कुछ नहीं था। इट वाज बोरिंग, मतलब खाने को नहीं था, सैनिटेशन वाज वेरी बैड, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों के लिए वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं था। और फिर धीरे धीरे पता चला कि ऐसी अफवाहें आने लगी कि जूइश लोगों को ये लोग ट्रेन में ले जाते हैं कहीं, और फिर वो वापस कभी नहीं दिखाई देते हैं, वहां पे मार डालते हैं। तो डेथ जो है, इसके बारे में ये हवा में ये बात फैल रही थी कि डेथ डेथ।
कॉर्चक का बहुत बड़ा मानना था कि बच्चों को सरप्राइज नहीं करना चाहिए. चिल्ड्रन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट दे विल एक्सपीरियंस. तो वो चाहते थे कि बच्चों को डेथ के बारे में जानकारी मिले. तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने कबर्ड में से टैगोर का डाकघर, जो पोलिश में ट्रांसलेट हुआ था, उनके पास था उसकी कॉपी, और उन्होंने उन बच्चों के साथ डाकघर का एक शो किया ताकि बच्चों को डेथ का अंदाज मिले. आप जो डाकघर जानते हैं उसमें यही कहानी है कि अमल एक छोटा लड़का है, वो बीमार है, अनाथ लड़का है, बीमार है, उनके रिलेटिव की यहाँ अंकल या मामा या काका कोई उनके यहाँ रहते हैं. वो उस जमाने के डॉक्टर ने कहते थे कि भाई इसको तो खुली हवा में बिल्कुल छूनी नहीं चाहिए, कमरे में बंद करो तब ठीक हो जाएगा. और ये ब्राइट बच्चा इस कमरे में बंद रहता है और आजू बाजू बाहर से जो लोग आते जाते हैं उनसे बात करता है. धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती जाती है और एंड में वो मर जाता है. तो कॉर्चक ने एक बंगाली नाटक 1942 में, नो इंटरनेट, नो टेलीफोन, इंटरनेशनल कॉल फॉल, कुछ नहीं, ईमेल नहीं, कुछ नहीं. सोचिए कि लिटरेचर का एक पीस इंडिया से इंग्लैंड गया, फिर यूरोप गया, वहां पे ट्रांसलेशंस हुए और एक कॉपी इनके पास थी उनके अपने पोजीशन में, उनकी लाइब्रेरी में. और ये नाटक उन्होंने उनके साथ किया. और नाटक के शो के बाद 8 दिन के बाद इन बच्चों को जमा करके नाज़ीज ने ट्रेन वैगन्स में लोड किया, कंसंट्रेशन कैंप में लेके गए और सबको गैस से मार दिया. और इन सारी चीजों के बारे में आई विटनेस अकाउंट्स हैं. दिस इज कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड, मुझे सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल गया. तो हमने क्या किया कि इस नाटक में 2 पैरेलल स्टोरीज. जब नाटक शुरू होता है तो एक तरफ स्टेज के डॉक्टर कॉर्चक जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाए गए हैं अपने बच्चों के साथ, उनको एक प्रिजन में धकेला जाता है. दूसरी तरफ एक कमरे में अमल को उनके काका आके कमरे में लाके रखते हैं. 2 people who are imprisoned in their own time and in their own cultures. और कॉर्चक की कहानी और डाकघर की कहानी पैरेलल चलती है. और एंड में जब नाटक खत्म होता है तब आपको पता चलता है कि आप जो डाकघर देख रहे थे वो वही डाकघर था जो पोलैंड के घेटो में वो जूइश बच्चों ने खेला था. ओके, तो ये 2 हिस्टोरिकल और फिक्शनल एक साथ होते हैं. तो ये हमने किया. अब इसकी वजह से मुझे लगता है कि क्या हुआ कि डाकघर का एक अलग मतलब ऑडियंस को समझ में आया. मतलब जब एक पीस ऑफ लिटरेचर जब किसी की जिंदगी पे उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे वो 25 बच्चे जो हैं डाकघर करने के बाद दे वर रेडी टू फेस डेथ. मतलब जब उनको लेके जा रहे थे नाजी सोल्जर्स, तो हजारों लोगों को लेके जा रहे थे और लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हिस्टेरिकल हो रहे हैं. लेकिन जिन लोगों ने ये नजरिया देखा वो कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड है, कि डॉक्टर कॉर्चक और उनके 25 बच्चे एक लाइन में चल रहे थे. एक बच्चे के हाथ में वायलिन था और वो गाना गाते सर ऊंचा करके अपने मौत की तरफ गए. They found dignity in death because of डाकघर. अब ये मतलब जो एक नॉर्मल प्लेइंग में कभी आपको मिलता ही नहीं. ये डाकघर की कहानी हम लोगों ने इस तरह से की. पूरा सेट कंसंट्रेशन कैंप का सेट था. तो पूरा जो उसका जो एक मॉडर्न भाषा में ट्रांसलेट करने का काम अशोक ने बहुत ही खूबसूरती से किया, जिसकी वजह से उसमें एक जान आ गई अलग से. वो जो हमारे पास जो ट्रांसलेशंस थे वो बहुत ही आउटडेटेड आर्केक ट्रांसलेशंस थे. तो ये रही डाकघर की बात. स्टोरीज इन अ सॉन्ग. स्टोरीज इन अ सॉन्ग. शुभा मुद्गल, अनीश प्रधान बहुत ही मशहूर और बहुत ही स्किल्ड, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट परफॉर्मर्स, कंपोजर्स हैं. लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं, दे आर आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन द सोशियोलॉजी ऑफ म्यूजिक. ओके, है ना, कि म्यूजिक को समझने से आपको समाज के बारे में क्या पता चलता है. ये जो सोशियोलॉजी ऑफ म्यूजिक, वो बहुत इंटरेस्टेड है. और मैंने एक नाटक किया था मस्ताना रामपुरी उर्फ छप्पन छुरी, बर्टोल्ट ब्रेक्ट का 3 पेनी ओपेरा का एक वर्जन किया था. उसमें लाइव सिंगिंग था. और जिस दिन शुभा जी और अनीश आए थे शो देखने, तो हमारी लीड एक्ट्रेस जो थी वो एकदम कभी हो जाता है, एकदम बेसुर थी वो. बाप रे, बेसुर थी.
बहुत ही बेसुर थी। और मैंने ऐसे मतलब ग्रीन कंट्रोल रूम में मैं ऐसे बैठा था कि आज इसको क्या हुआ, आज क्यों बेसुर है। जब शुभा जी बैठी हैं ऑडियंस में, वो क्या सोचेंगे। लेकिन शो के बाद जब मैं उनसे मिला, बहुत डरते डरते मिला मैं उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ होता है ना ऐसे, हम भी बेसुर हो जाते हैं कई बार। वो छोड़ो, ये देखो कि तुम्हारे एक्टर जब गाते हैं तो क्या एक्सप्रेशन लाते हैं यार गाने में, क्या प्रोजेक्ट करते हैं गाने को, गाने का जो मतलब है, इमोशन है, वो हम सिंगर्स नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा यार ये तो फैंटास्टिक है, ये इतने जनरस है ये लोग, मतलब बुरा गा रहे हैं फिर भी इनमें कोई अच्छा। और ये एक खासियत है ना, बड़े लोगों की एक खासियत होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम एक नाटक करते हैं म्यूजिक के बारे में। तुम्हारे नाटक में तुम बहुत म्यूजिक इस्तेमाल करते हो, लेकिन म्यूजिक हमेशा बैकग्राउंड में होता है। अब हम म्यूजिक को फोरग्राउंड में करेंगे, म्यूजिक के बारे में नाटक करो। और हमारा एक फेस्टिवल है, उसके लिए ये शो करना है, एक ही शो होगा फेस्टिवल के लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हमने काफी रिसर्च किया, उनके पास काफी कुछ था, और इतिहास में, साहित्य में जहाँ पे म्यूजिक का एक रोल रहा है या म्यूजिक के बारे में कुछ बातें हुई हैं, उसको हमने लेके छोटे छोटे पीसेस बनाए। और हर पीस में एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक, एक जॉनर ऑफ म्यूजिक, इसके थ्रू वो एक तरह से इल्यूमिनेट होता है। और करीब हम हमारे पास 10-12 हैं, अक्सर हम 6 या 7 करते हैं एक शाम को, मतलब 2 घंटे का शो है। लॉट ऑफ लाइव सिंगिंग, और जो जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, दे आर अमेजिंग। मतलब वो इतने स्किल्ड हैं कि ऑडियंस तो बहुत ही खुश है। इस तरह का नाटक है कि लोगों ने 25 बार देखा है, 30 बार देखा है, जोक होने के पहले हंसना शुरू कर देते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो बेचारे नए लोग आते हैं उनको लगता है कि क्या हो रहा है, ये लोग पहले से क्यों हंस रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक बहुत ही मतलब ये हिस्टोरिकली एक्सीडेंट है, ये हो गया, ये प्लान नहीं था, ये हो गया। बट बेसिकली दिस इज द अप्रोच, कि एक तरह से एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच। आई थिंक हमारे क्लासिकल आर्ट्स में ये अप्रोच थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर हमारे क्लासिकल आर्ट्स में जो मैं कहता हूँ मम्बो जम्बो बहुत सिखाया जाता है कि साहब ये कहाँ से आया, मुझे पता नहीं, बस वहां से प्रकट हो गया और मेरे दिमाग में, इस तरह से बात करते हैं लोग। इससे कोई किसी का फायदा नहीं होता, आप समझ नहीं पाते हो। यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि इस नाटक का खासकर यंगर लोगों में पॉपुलैरिटी यही है कि उनको लगता है कि इस नाटक के जरिए उनको हिंदुस्तानी संगीत के बारे में थोड़ा ज्यादा समझ में आया है इस शाम, दैट काइंड ऑफ थिंग। दीवार भी एक कमीशन प्रोजेक्ट था। पृथ्वी थिएटर, पृथ्वीराज जी 100th एनिवर्सरी, कुणाल कपूर जो पृथ्वी थिएटर चलाते हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के कुछ नाटक किए जाएं। तो उन्होंने 6 स्क्रिप्ट्स मेरे पास भेजी, मैंने पढ़ी सारी 6 स्क्रिप्ट्स, और मुझे दीवार सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने किया दीवार। लेकिन दीवार 1945 में लिखा गया था। उस दीवार, आप जानते हैं, ये पार्टीशन को लेके नाटक है। 1945 में पार्टीशन की बात शुरू हो गई थी, और पृथ्वीराज कपूर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। वो चाहते थे कि देश एक रहे, बंटवारा ना हो। तो एज एन आर्टिस्ट ही रिस्पॉन्डेड, और उन्होंने ऐसा नाटक किया कि एक हवेली है, एक जमींदार परिवार है, 2 भाई हैं, खुशी से रहते हैं, सब कुछ सुंदर है इस हवेली में। भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो किसान लोग हैं वो बहुत ही खुश है मालिक के साथ। मतलब ये देखिए कि उस जमाने की पॉलिटिक्स भी देखिए। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, यहाँ पे कुछ बुरा नहीं है। और अचानक एक दिन रात को हवा चलती है, बारिश होती है, और 2 अंग्रेज आते हैं, और उनको, ये 2 भाई हैं, वो लेते हैं उनको घर में, और उनको आश्रय देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। और उनको नहीं पता कि ये अंग्रेज एक्चुअली टेक ओवर करने आए हैं, ये विलन्स हैं। और धीरे धीरे एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध कर देते हैं। और ऐसा होता है कि घर के बीच में एक दीवार लगाई जाती है, और दोनों तरफ परिवार को बांटा जाता है, घर को बांटा जाता है, परिवार को तोड़ा जाता है। और फिर 1945 में दीवार बना नहीं था, तो एंड में वो कहते थे कि भाई कहते थे कि उनको समझ में आता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो तोड़ देते थे। और ऑडियंस बहुत तालियां बजाती थी, कुछ ऑडियंस स्टेज पे आके उनको दीवार तोड़ने में मदद वगैरह करती थी, ऐसा सुनने को आया है। लेकिन 2018 में जब हमने नाटक ओपन किया, तो वही दीवार 70-80 साल से है ना, वो तो है,
पार्टीशन हुआ है, 70-80 साल हुए हैं, और इन 70-80 सालों में इस दीवार का बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने उपयोग किया है। इसको कभी हमें, इस वुंड को, इस जख्म को कभी उन्होंने हील करने नहीं दिया है। जब उनको सूट करता है, इस वुंड को बाहर निकालते हैं और हमें रिमाइंड करते हैं कि वो लोग अलग है, हम लोग अलग है। झगड़े शुरू होते हैं, यू नो कैसे इंडिया पाकिस्तान का ये हमेशा रहा है। तो ऐसे माहौल में ये नाटक अगर इस तरह से खेले तो बहुत ही नाइव लगता है, बहुत ही आउटडेटेड लगेगा, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे ये क्या बकवास चल रहा है। तो इसको हम कंटेम्पराइज कैसे करें, ये सबसे बड़ा विषय था। तो नाटक में 2 कैरेक्टर्स हैं, लक्ष्मी और रामू, ये 2 नौकर हैं, करेक्ट। तो पुराने नाटकों में ऐसे कॉमिक रिलीफ के लिए होते थे ना, कॉमिक और रोमांटिक रिलीफ के लिए, तो रामू और लक्ष्मी ये नौकर हैं। तो मैंने कहा कि यार इनको हम क्यों नहीं इनका एक डिवाइस बनाते हैं। तो नाटक की शुरुआत होती है एक लाइब्रेरी में, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 2 यंग स्टूडेंट्स, थिएटर स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं दीवार नाटक के बारे में, क्योंकि इस नाटक के वो लोग स्टडी कर रहे हैं इस नाटक को। और लड़की का नाटक को लेके नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहती है ये फेक नाटक है, ये फ्यूडल नाटक है। और लड़के कहता है कि क्या तुम आइडियोलॉजी में मत फंसो यार, उस जमाने का नाटक है। तो उनके बीच बहुत बड़ा एक झगड़ा होता है और मैजिकली लड़की लक्ष्मी बन जाती है और लड़का रामू बन जाता है, और दे गो बैक 70-80 years, और दीवार का शो चल रहा है और आसमान से वो लोग आके उस शो में गिर पड़ते हैं कॉस्ट्यूम में। और वो कहते हैं कि अरे बाप रे, हम कहाँ आ गए, हम तो दीवार नाटक में क्यों नहीं हम करते हैं। और उनको सारे लाइंस याद है ऑब्वियसली, लेकिन नाटक के 2 सीन्स के बीच वो लोग नाटक पे कमेंट करते हैं, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करते हैं, नाटक को क्रिटिसाइज करते हैं। हमने काफी नाटक का क्रिटिक किया, नाटक के पॉलिटिक्स को क्रिटिक किया। और ये मुझे लगता है कि पृथ्वी वालों की क्रेडिट में कहना चाहिए कि उन्होंने कोई मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, हमारे दादाजी के नाटक का तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। लेकिन हमने हमेशा रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज किया, कभी ऐसे नहीं किया। और एंड में हमने कहा कि ये जो दीवार है ना, वो तो है, अब इसके आड़ में कब तक आप छिपे रहोगे। हमारे समाज में हमने इतनी सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं, कास्ट की दीवारें, क्लास की दीवारें, रिलीजन की दीवारें। ये जो हमने वो तो उस तरफ है, यहाँ पे जो दीवार की इस तरफ जो हमने अनदिखी दीवारें जो इतनी खड़ी कर दी, पहले तो उनको तोड़े ना, फिर इस बड़ी दीवार को तोड़ने की बात करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हम हमेशा दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकते। तो इस मूड पे नाटक एंड होता है। तो ये है दीवार। थैंक यू सर। अशोक ठीक है? या सुनील, नाटक दिखने लग जाता है जब तुम बोलते हो तो लगता है नाटक देख रहे हैं। Hi Sunil. हाय। Hi, this is Sanjeev Chopra from Delhi. अरे वाह संजीव, अरे भैया आज तो बड़ा अच्छा अड्डा बन गया, सब दोस्त लोग मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। नमस्कार संजू सर। नमस्कार जी, नमस्कार भाई लोग, बाकी सब भी। सुनील, एक सवाल था आपसे, मे बी इट विल हेल्प द रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल। आपका तमाशा जो थिएटर है उसका क्या मॉडल है? I mean, what is the model? Because I'm assuming कि उसकी सीटिंग कैपेसिटी कम है। Unfortunately, मैं वहाँ कभी कुछ देख नहीं पाया हूँ। वहाँ पे क्या मॉडल है, कमर्शियल मॉडल आपका? ओके, तो तमाशा में जो उद्देश्य था कि थिएटर की परिभाषा को एक्सपैंड करने का, दैट वाज द मेन पॉइंट, कि हम थिएटर वाले समय, थिएटर मतलब क्या है, नाटक को परफॉर्म करो, ये थिएटर है ना। लेकिन इतने सालों से थिएटर करते करते हमें पता चला कि एक्चुअली थिएटर करना बहुत कुछ और भी है। रिसर्च करना है, स्टडी करना है, वर्कशॉप्स करने हैं, आइडियाज को डेवलप, इंक्यूबेट करना है आइडियाज को, दूसरे आर्ट फॉर्म्स के बारे में समझना है, दूसरे प्रैक्टिशनर्स के साथ बातचीत करनी है। तो तमाशा में हम ये सारी चीजें करने की कोशिश करते थे। तो स्टूडियो तमाशा जो हमने चलाया 2 साल, उसका आई वुड से 40 to 50% खर्चा जो था वो पर्सनल सपोर्ट से मिलता था। हमारे कुछ सपोर्टर्स थे, कुछ
जिनका नाम लिया जा सकता है और कुछ जिनका जो अनोनिमस है, जो नहीं चाहते उनका नाम लिया जाए, वो हमें एक्चुअली पैसों से हेल्प करते थे। मतलब हमारे साथ ये रिश्ता था कि हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, हम आपको पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, आपको हमें कोई अकाउंट नहीं देना है, आप हमें जानते हैं कि आप यूज करोगे सही तरह से। तो आई वुड से 40 to 50% ऑफ द मनी वाज टेकन केयर ऑफ बाय देम। बाकी हम एक टूरिंग कंपनी है, तो जब भी हम बाहर परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हमें इनवाइट किया जाता है, विच इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस, वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस फी मिलता है और हमारा खर्चा कुछ होता नहीं है। हम एक बार एक्टर्स को पे कर दें, फिर उसके पास जो भी बच जाता है वो हमारा पैसा है, कंपनी का पैसा है। तो वो सारा पैसा हमने स्टूडियो तमाशा में डाला टू रन द थिंग। तो ये दो कॉम्बिनेशन, प्लस हम लोग हमेशा हमारे पर्सनल पैसे डालते हैं, हमेशा। कहीं पे एक प्रोजेक्ट मिला तो 20-30% डाल देते हैं, यू नो। इसी तरह से हमने थिएटर किया है। तो दैट वाज द मॉडल। इट जब मैंने शुरुआत की ना संजीव, मैं बहुत ही अग्रेसिवली कहता था कि लोग कहते हैं ना, हमेशा हम थिएटर वालों को हमेशा कहते हैं, यार तुम्हारा थिएटर सस्टेनेबल। तो मैं कहता हूँ कि भैया तुम्हारे बैंक सस्टेनेबल हैं क्या? हाँ? क्यों हर 2 साल हम आपके बैंक्स को बेल आउट करते रहते हैं हमारे पैसों से, है ना? तो बैंक्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, और हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें आप क्यों हम पे जोर डालते हैं सस्टेनेबल? हम नहीं सस्टेन कर पाते हैं यार। और ये समाज की जिम्मेदारी है कि हमें सपोर्ट करें। अगर आप कहते हो कि नाटक जरूरी है तो हमें सपोर्ट करो, और नहीं करोगे तो हम अपना रास्ता निकालेंगे जो हम सालों से करते आए हैं। तो ये है मॉडल। इट्स अ मॉडल ऑफ अग्रेशन, इट्स अ मॉडल ऑफ frankly संजीव, इसके बिना हम नहीं सर, we have to take a very strong position, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आई थिंक you've been lucky कि आपको स्पॉन्सरशिप्स या फाइनेंसर्स या इस तरह से लोग आपका क्वालिटी, काम का क्वालिटी, हाँ आपका क्वालिटी देख के संजीव, मैं 10 साल पहले तक, मतलब मैं 1974 में मैंने नाटक में काम शुरू किया। ओके, 1974 when I was 17 years old. This is 2020. I would say 2010 और 2012 से ही मैं फुल टाइम थिएटर कर रहा हूँ। लेकिन इतने तब तक मैं हमेशा और जॉब्स करता रहा हूँ। मतलब टेलीविजन के लिखा है, म्यूजियम्स डिजाइन किए हैं, जो भी हो, है ना? तो ऐसा नहीं है। सपोर्ट अभी रिसेंटली मिलने लगा है और आई होप कंटिन्यू होगा, आई डोंट नो, है ना? सो इट इज बट कोई बड़ी बात नहीं है, आपको करना है इसलिए आप करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनील, आपने तमाशा थिएटर में मैंने एक परफॉर्मेंस देखा था जिसमें आपने एक्टिंग भी की थी। सुनील बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, पर एक्टिंग कम करते हैं। लेकिन एक मैंने तमाशा में देखा था इनका परफॉर्मेंस, एंड इट वाज ग्रेट। यार अशोक, एक्टर्स यार एक्टिंग के लिए बहुत मेहनत लगती है यार, लाइनें वाइनें याद करनी पड़ती है, शो के दिन पे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मैं तो प्रोडक्शन का आदमी हूँ, मैं तो जब शो शुरू होता है तब मैं रिलैक्स होता हूँ, मेरा ये काम है। सुबह से हम लोग सेटअप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब शो शुरू होता है तब हम कहते हैं हाश, अब हम आराम कर सकते हैं। एक्टर का काम तब शुरू होता है, तो मेरे से नहीं होता है। लेकिन क्योंकि तमाशा में मैं बहुत सारे जवान लोगों के साथ काम करता हूँ, तो उनको भी थोड़ा बीच बीच में इम्प्रेस करना पड़ता है यार, नहीं तो क्यों सुनेंगे, है ना? तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा एक्टिंग के साथ। आई थिंक थैंक यू सर, बहुत बाप रे, काफी लंबा चला ये, थैंक यू। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं अशोक सर को थैंक यू बोलूंगी। हाँ अनूपदा, पूछिए। हाँ, मैं तो सुनील जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं अनूप जोशी बंटी, शायद आपसे मेरी एक ही मुलाकात है, हम सिंगापुर में साथ थे। सिंगापुर में हाँ, IFA। हाँ, मैं ज्योति के साथ आया था, ज्योति के साथ था मैं, ज्योति डोगरा के साथ। IFA के समय ना, IFA के समय। करेक्ट, मुझे लगा। हाँ, मुझे लगा जी। तो बस मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में काम करता हूँ, और आपका ये मैंने एक ही प्ले देखा है, सॉन्ग जो भारत बंद में हुआ था। तो उस दिन भी मिला था मैं आपसे, तो ऐसी हमारी 2 मुलाकातें। अब आप इस वक्त कहाँ हैं? भोपाल में हैं अभी इस वक्त? मैं भोपाल में हूँ, मैं बेसी भोपाल में, मतलब भोपाल में रहता हूँ मैं। ज्योति के साथ काम करता हूँ बीच में जा जाके, लेकिन मैं भोपाल में, मेरा अपना ग्रुप है, तो अपना ग्रुप चलाता हूँ। थर्ड बेल के नाम से, थर्ड बेल कल्चरल सोसाइटी के नाम से। अच्छा, हाँ, थर्ड बेल, करेक्ट। थर्ड बेल भोपाल। जी। जी। वो मैं करता रहता हूँ बस।
आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुना आपके और प्ले के बारे में। जी जी, थैंक यू अनूप जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सब कि आप लोगों ने इतने। सर अभी हमने आपको जाने का नहीं कहा है। जी, अभी हमने आपको जाने का नहीं कहा है, अभी आप हमारे गेस्ट हैं। है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी सबकी इजाजत ले ली जाए। सर कोई कुछ पूछना चाहता है? अगर आपके पास 5 मिनट हो तो मैं दीवार का थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर दिखाइए, जरूर बिल्कुल तो अब मुझे आप शेयर करवाइए ना प्लीज। ओके डन। ये तो थोड़ा सा सिनेमा ट्रेलर की तरह बनाया गया है, थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन आइडिया मिलेगा। ये सिनेमा ट्रेलर का जो एक ट्रेडिशन है वो थिएटर में इतना घुस गया है ना। एनीवे, देख लीजिए, थोड़ा सा है। अरे माँ के खातिर औलाद के टुकड़े होते देखा, लेकिन औलाद के हाथ माँ के टुकड़े होते कभी न सुना। He wrote about two brothers who were one joint family. हमारे जीवन से कोई और बैर का अंधकार हमेशा के लिए How that joint family breaks up by a Britisher entering that house, that mansion. The writers had created this allegory, of colonization, of partition. The script itself was timeless. The wall that we are creating has to be broken. That representation can be challenged. It can be interrogated. It can be questioned. And I think that is what we are trying to do. तुम्हारा लिखा एक संगम, भगवान करे ये संगम कभी न टूटे। ये था दीवार। काफी वो बड़ा एक थोड़ा सा हवेली टाइप। अब ये सब आप पूछते हो ना कैसे ये सेट पड़ा हुआ है गोडाउन में, जिसका हमें भाड़ा देना पड़ता है और शोज नहीं हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब जो सारे प्रॉब्लम्स जो कमर्शियल वर्ल्ड में होते हैं वो भी थिएटर में वही होते हैं। तो काफी बड़ा सेट बना था इसका। ये वो अंग्रेज है, ये है लक्ष्मी और रामू। सुधीर पांडे जी को तो आपने शायद पहचान ही लिया होगा। जी, कल्याणी मूले ऑल्सो वेरी वेल नोन एक्टर मराठी सिनेमा में, और काफी तो ये एक्टर्स अभी दे एग्री टू वर्क, मतलब उनको पता है कि ये कुछ चीजें हैं जो एनीवे जी। ग्वालियर वगैरह में ऑडिटोरियम अच्छा है ग्वालियर में?